नमस्कार दोस्तों। GS 360 डिग्री बाई MCQ प्रोग्राम के तहत आज हम लोग जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका को कवर करेंगे, जिसका फॉर्मेट MCQ होगा। सही उत्तर तो जानेंगे ही, अन्य दिए गए विकल्पों का भी उचित व्याख्या करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु प्लस नील हरित शैवाल, इनको छोड़ करके सभी पादप जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, आपको ये पता है सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड्स द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसी का अंतर्गत एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा गृह कहते हैं। 2 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिकांग में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम इसका आंसर होगा। राइबोसोम सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम के जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। बाद में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 में जंतु कोशिका में देखा। यह अंतःप्रदवी जालिका में के झिल्लियों से सटे रहते हैं। 2 तरह के अंतःप्रदवी जालिका होती है, एक को बोलते हैं हम लोग खुरदुरी और एक को बोलते हैं चिकनी। तो जो खुरदुरी होता है वहीं पर ये चिपके हुए रहते हैं राइबोसोम्स। कभी कभी ये गुच्छों में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और इसका स्वयं का प्रोटीन कोडन वाला आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। 3 नंबर सवाल में कहता है कि वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, इसमें से कौन सा है। तो क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और इन्हीं के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, स्वपोषी भी कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जड़ों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा इसका सही आंसर। 4 नंबर सवाल का होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा संपन्न नहीं होती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि आपको बताया है पीछे ही कि अंतःप्रदवी जालिका 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग SER और दूसरे को बोलते हैं RER। तो RER में उस पर सटे हुए रहते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। 5वें सवाल को देखते हैं कि यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियां अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। केवल प्रोटीन, लिपिड, केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर्स इस तरह का होता है। इन्हीं में धंसे हुए भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो आमाशय में जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। इसको कन्वर्ट कर देगा HCl पेप्सिन में, और ये पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का पाचन कर उसे पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। अतः पेट की अम्लस्रावी कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रोटीन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबैंगनिक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव के त्वचा, बाल
आइरिस का रंग प्रदान करता है। त्वचा के मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं शरीर के मेलानिन का निर्माण करती हैं। यह एक प्राकृतिक सन स्क्रीन का भी कार्य करता है जो त्वचा को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। सांवली त्वचा में इसकी मात्रा अधिक होती है और गोरी त्वचा में इसकी मात्रा कम होती है। मेलानिन की तेजी से बढ़ने के कारण स्किन पिगमेंटेशन की समस्या होने लगती है जिससे चेहरे पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल देखते हैं कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेम सेल कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। 2 नंबर स्टेटमेंट कहता है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी होगा। 2 और 3 सही है, पहला जो है वो गलत है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम सेल नए औषधियों को परखने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका चिकित्सा थेरेपी के लिए भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक स्टेम कोशिका स्वयं में पूर्ण व स्वायत्त होती हैं। यह स्वतंत्र रूप से पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन जैसी क्रियाएं स्वतः कर सकती हैं। स्टेम सेल केवल स्तनधारी जीवों में नहीं वरन यह अन्य जीवों और पौधों में भी पाया जाता है, इसीलिए 1 नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल को देखते हैं कि 1665 में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है, इनमें से कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। 1665 में इसकी खोज किए थे। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवों का शरीर कैसा होगा, किस स्ट्रक्चर में होगा, ये कोशिका डिपेंड करती है। उनका शरीर कैसे काम करेगा ये भी कोशिका के द्वारा डिपेंड होता है। और इसके चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादप में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल कहता है कि पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो यह अंडाशय हो जाएगा। और अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और यह कार्पस ल्यूटियम का विकास करता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। 11 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल गैर विवादास्पद स्टेम सेल का स्रोत है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो ए है, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम सेल। ये क्रिस 3 में आपको दिखाया गया फिल्म में। स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं हैं जिनसे शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोतों के आधार पर स्टेम सेल को भ्रूण, वयस्क या कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांश स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से ही प्राप्त होती है। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्रेरित करने के दौरान भ्रूण नष्ट भी हो जाता है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। परंतु वर्तमान में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं। 12 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनसे शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल। और अभी इसकी पूर्ण व्याख्या हम लोग पीछे देखें। 13 नंबर सवाल कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? वो कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन है जो वहाँ पर नहीं है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं 12 मास गर्मी, धूप, बरसात सब में एक जगह होता है, तो प्राकृतिक रूप से उनको एक प्रोटेक्शन के रूप में लेयर मिला हुआ है। 14 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अभी हम लोग देखें कि सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। 15 नंबर सवाल है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि?
क्यों नहीं होता है नाखून काटते समय दर्द? तो पहला दिया हुआ है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव बना होता है और इसमें रक्त संचार नहीं होता है। बी कह रहा है कि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। सी कह रहा है कि नाखून कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और डी कहता है उपरोक्त में से सही। तो इसमें का आंसर हो जाएगा ए, नाखून एवं बाल मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचार नहीं होता है, इसीलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। मानव शरीर के बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य है मतलब गलत स्टेटमेंट को आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्तंभ कोशिका केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती बल्कि भ्रूण के अतिरिक्त यह अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। 18 नंबर सवाल देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम की। अब पीछे ही हम लोग देखे हैं कि राइबोसोम जो होता है वो RER के ऊपर पाया जाता है, दानेदार आकृति का होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर सवाल को देखते हैं कि 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा वो सही होगा। यह जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि पौधों में यह विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है, पीछे भी मैंने बताया। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बल्कि कोशिका झिल्ली से ही ढका हुआ रहता है। 20 नंबर सवाल है कि नाभिक के अलावा कोशिका का किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्र के द्वारा यहाँ पर 38 ATP का निर्माण होता है और ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और यहाँ याद रखिए कि नीले हरित शैवाल और जीवाणुओं में यह नहीं पाया जाता है। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अभी हम लोग देखें। 22 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं, कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं कि 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जीव द्रव के सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। जल सर्वाधिक मात्रा 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाएगा। प्रोटीन जो है वो 15% होगा, वसाएं जो होंगी वो 3% हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 1% होगा, और अकार्बनिक जो पदार्थ होंगे वो 1% होंगे। 24 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, और प्लाज्मा झिल्ली, दोनों नाम एक ही है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। कोशिका के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्रत्येक कोशिका की बाहरी लेयर है। कोशिका हो गई, इसकी बाहरी लेयर हो जाएगी या न्यूक्लियस हो जाएगा। यहाँ आपका अंतःप्रदवी जालिका, यहाँ पर आप क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, गोल्जी बॉडी यहीं पर हो जाएगा जिसको पैकेजिंग का काम करता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल कहता है कि कोशिका कला, तो इंग्लिश में देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन, वही कोशिका झिल्ली के बारे में पूछ रहा है, वर्णात्मक पारगम्य होता है क्योंकि, क्यों होता है ये? तो पहला कह रहा है कि यह वर्णित जैव अणुओं से बना होता है, नहीं, ये आंसर गलत है। बी देखते हैं कि कह रहा है कि यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र में कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देता है, ये भी गलत है। सी नंबर देखते हैं कि जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होती है, ये भी गलत है। तो बचा क्या? डी, यह सही है, यह कुछ अणुओं का अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देता है, और जबकि अन्य अणुओं को संचालन को रोक देता है। 26 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है? प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है, तो देखिए यहाँ कोशिका भित्ति आ गया, तो कोशिका भित्ति तो सिर्फ
पादप कोशिका में होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए हरित लवक आ गया तो ये भी नहीं होगा। केंद्रक दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली जिसको कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं ये भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका कह रहे हैं ये भी होगा, और साइटोप्लाज्म, ये चारों। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। 28 नंबर सवाल कर रहा है कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है, कहाँ होता है। तो अभी हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसको आत्महत्या की थैली कहता है। और ये अंतःपरदवी जालिका 2 प्रकार का होता है, SER और RER, और इसी पर राइबोसोम उपस्थित होता है। 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संघटक कौन सा है, तो वाटर है। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो सी हो जाएगा इसका। कोशिका भित्ति जो है वह अनुपस्थित होता है, बाकी ये तीनों दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 31 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिय वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने के लघुत्तम इकाई है, तो कोशिका है। इस प्रश्न पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ कोशिका का एक अन्य डिफिनेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखते हैं कि 32 नंबर सवाल क्या कहता है। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रो का मतलब होता है इनिशियल फेज में, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। इसमें केंद्रक कला, अस्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त इसमें गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं में इस प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक सुविकसित कोशिकाएं हैं जिसमें गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है, तो इसका सही आंसर है जो ए हो जाएगा। सूत्रकणिका और केंद्रक और हरित लवक इन तीनों में DNA पाया जाता है। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है तो इसको आप लोग देख लेंगे। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। DNA आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, इसलिए मानव और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत पदार्थ है। अधिकांश DNA कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA थोड़ी मात्रा में पाया जाता है जो कोशिका की भीतरी संरचना होती है। कोशिका विभाजन में DNA का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, और डबल हेलिक्स मॉडल इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, कौन सा कार्य है, तो लिपिड का संश्लेषण करना इसका कार्य है। और प्रोटीन का संश्लेषण करना RER का है, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका का है। 36 नंबर सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि स्तनधारियों की कोशिका में 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो लाइसोसोम में होता है। और लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं कि इसके फटने पर कोशिका की मृत्यु हो जाती है। 38 नंबर सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है, तो अपने प्रोटीनों का उत्पादन करने में यह सामर्थ है। 39 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भीति नहीं पाया। 40 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका के सुसाइड बैगेज के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। 41 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों का संग्राहक की तरह कार्य करता है, तो इसका भी आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। देखिए लाइसोसोम से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, बस उसका लैंग्वेज चेंज हो रहा है।
बाकी अगर आपको थीम पता है तो आप उसका आंसर कर जाइए। 42 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है और राइबोसोम आपको अंतःप्रदवी जालिका से बनता है। आपका 43 नंबर सवाल है, एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसको आपको मैच करना है। तो मैच करना है तो देखिए सूची 1 में दिया है कोशिका अंगक और 2 में दिया है उसका कार्य फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो सी का 2 देखिए कहाँ कहाँ है, तो बी आपका ऑप्शन ऐसा ही और डी आपका ऑप्शन ऐसा ही कैंसिल हो गया। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? अंतः कोशिकीय पाचन। तो डी का हो जाएगा 3। तो आपका आंसर जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट में नहीं होता है, बाकी 1 और 4 जो दिया है उसमें होता है। तो 2 और 3 कहाँ है? बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी कि 4 स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट इसमें गलत होगा, एक कोई सही होगा। तो 2 नंबर जो है वो सही है, क्योंकि कोशिका कला मतलब कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। 46 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी सवाल पीछे था। 47 नंबर सवाल है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और यह किससे बना होता है? किससे बना होता है ये? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। 48 नंबर सवाल है कि प्राणी कोशिका भित्ति सारभूत रूप से किससे बनी होती है? तो ये लिपिड बाइलेजर से बनी होती है। 48 का आपका सी हो जाएगा आंसर। 49 नंबर सवाल देखते हैं कि जंतु कोशिकाओं में परासरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे देखिए आपको ट्रू कथन सही स्टेटमेंट को चुनना है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। यदि कोशिका के चारों ओर के विलयन का जल विभव बहुत अधिक होता है तो कोशिका संकुचित हो जाती है। यह स्टेटमेंट गलत है। 2 नंबर सवाल है कि यदि कोशिका के चारों ओर के विलयन का जल विभव बहुत निम्न होता है तो कोशिका फूलकर फट जाती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। 3 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि जंतुकाय के अंदर स्थिर जल विभव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो 3 सही है। और 4 नंबर सवाल है कि जंतु कोशिका में जल विभव विलय विभव के अधिक होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। जब कोशिका के चारों ओर के विलयन का जल विभव अधिक होता है तब जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता है और कोशिका फट भी जाती है। और जब कोशिका के भीतर पाए जाने वाले विलयन का जल विभव अधिक होगा तब कोशिका से जल बाहर निकलने के कारण कोशिका संकुचित होगी। यानी कि कोशिका के अंदर जब जल आएगा तो ये फूल जाएगा, जब बाहर जाएगा तो संकुचित हो जाता है, क्योंकि जल का प्रवाह सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल हाई से लो की तरफ होता है। जंतु कोशिका को साधारण अवस्था में बनाए रखने के लिए कोशिका के भीतर जल विभव का उच्च होना जरूरी है। और 50 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। 51 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होता है। तो 1 सही हो गया। तो 1 सही हो गया तो बी आपका ऑप्शन ऐसा ही कैंसिल हो गया। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, अंतर स्पष्ट करता है। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा है कोशिका से संबंधित 51 प्रश्न, जिसका हम लोग सही उत्तर जाने और अन्य दिए गए विकल्पों का भी उचित व्याख्या को समझने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।